भारतीय जनता पार्टी वालों का चाल समझ लीजिएगा। जो कहते हैं कि नहीं करेंगे तो यानी करेंगे, और जो कहेंगे करेंगे तो नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को तो सीधे जेल जाना चाहिए था। अगर ये संत और महात्मा होते, इनमें नैतिक बल होता, तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पद कुल 69,000 थे। भर्ती होने के बाद जिस दिन एमआरसी सिस्टम को लगा दिया गया, मैं क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एमआरसी जब पहले लगा दिया गया तभी मुझे संदेह हो गया कि ओबीसी एससी एसटी की हकमारी होगी। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने और सवर्णवादी मानसिकता के मनुवादी विचारधारा के अधिकारियों ने एक साजिश करके एमआरसी सिस्टम को पहले लागू कर दिया। हमारे ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन ओबीसी को कोटा कितना मिला? 3.84%, यानी 23.16% की डकैती। इसको डकैती कहा जा सकता है, दिन दहाड़े लूट। जो ये भर्ती हुई, इसमें सबसे ज्यादा अगर हकमारी हुई है तो ओबीसी के लोगों की हुई। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में से 6800 अभ्यर्थी जो लगातार पिछले 4 साल से अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डबल बेंच के आदेश के बाद उनको उम्मीद जगी थी कि शायद उनकी नियुक्ति मिलेगी, लेकिन अब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उनके साथ उनको जो नौकरी का जो रास्ता है वो फिर एक बार अंधेरे में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ लोटाराम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में उनसे बात करना बेहद जरूरी है कि पिछड़ों के साथ एक बार फिर अन्याय होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे जो 69,000 शिक्षकों में से 6800 जो अभ्यर्थियों के साथ इस समय घटनाक्रम चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो है 2020 में सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। भर्ती होने के बाद पद कुल 69,000 थे। भर्ती होने के बाद जिस दिन एमआरसी सिस्टम को लगा दिया गया, मैं क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एमआरसी जब पहले लगा दिया गया तभी मुझे संदेह हो गया कि ओबीसी एससी एसटी की हकमारी होगी। देखिए, जब एमआरसी चयन के बाद की प्रक्रिया होती है, जब चयनित कोई व्यक्ति हो जाता है और जिला आवंटन होता है कि कौन सा जिला वांछनीय है उसके लिए, तब एमआरसी सिस्टम लागू किया जाता है। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने और सवर्णवादी मानसिकता के मनुवादी विचारधारा के अधिकारियों ने एक साजिश करके एमआरसी सिस्टम को पहले लागू कर दिया, जिस पर हम लोगों ने पहले भी उंगली उठाया। और जब भर्ती की प्रक्रिया आई, उसका परिणाम सामने उभर करके आया। तो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली धारा 3 सेक्शन 6 के तहत हमारे ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन ओबीसी को कोटा कितना मिला? 3.84%, यानी 23.16% की डकैती। इसको डकैती कहा जा सकता है, दिन दहाड़े लूट। और 21% जहां एससी को मिलना चाहिए था, उनको मिला 15.61, यानी कि 5.39% की डकैती इनकी हुई। जब हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे, अनियमितता पर आरोप लगा रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किए थे कि 68,000 ओबीसी के अभ्यर्थियों 6800 अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। विधानसभा चुनाव के बाद 6800 लोगों का मैं समायोजन करने का काम करूंगा। लेकिन बड़े चालाकी से जब सरकार बन गई तो एकल बेंच का एक निर्णय आया। भारतीय जनता पार्टी के ही प्रायोजित तरीके से हाईकोर्ट में एक याचिका आयोजित हुई और एकल बेंच का 8 मार्च 2023 को जब जो निर्णय आया, उसने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। वह जो वंचित बच्चे थे हमारे ओबीसी के, विशेष करके, क्योंकि जो ये भर्ती हुई इसमें सबसे ज्यादा अगर हकमारी हुई है तो ओबीसी के लोगों की हुई। एससी के लोगों की भी 2-3 हजार नौकरियां छीनी गई हैं। ये लड़के 600 दिनों तक इको गार्डे में धरना प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे। कहीं केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जाकर न्याय की और नियुक्ति पत्र की मांग करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के और तमाम उन पर लाठी डंडा चला। लेकिन कड़ाके की ठंड में भी वह बच्चे न्याय की मांग करते रहे। और माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ का निर्णय आया और दो जजों के बेंच ने कहा कि 18,988 पदों की गड़बड़ी की गई है, ओबीसी एससी की हकमारी की गई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सरकार एसएलपी नहीं दायर करेगी। एक तरफ बयान दे देगी। भारतीय जनता पार्टी वालों का चाल समझ लीजिएगा। जो कहते हैं कि नहीं करेंगे तो यानी करेंगे, और जो कहेंगे करेंगे तो नहीं करेंगे। ये दोहरा इनका, ये हमने काफी इसका रीड किया हूँ।
एक तरफ योगी आदित्यनाथ एसएलपी दायर करने से, अपील करने से मना करते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही, भारतीय जनता पार्टी के वकीलों से और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता वाले न्यायाधीशों की बेंच में डाल करके कल स्टे करा दिया जाता है। और तो मैं तो पहले मांग करता था कि अगर वो 19,000 बेसिक शिक्षा परिषद में भर्ती हुई थी हरियाणा राज्य में, अगर वहां के मुख्यमंत्री को दोषी करार देते हुए ओम प्रकाश चौटाला को, शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री के बेटा अजीत सिंह चौटाला को और 50 अधिकारियों को आरोपी बना करके उनको 10 साल की सजा हो गई, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है चौटाला और 50 अधिकारियों को जेल से बाहर आने पर, तो मुख्यमंत्री जी को तो सीधे जेल जाना चाहिए था। अगर ये संत और महात्मा होते, इनमें नैतिक बल होता, तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से ओबीसी एससी के साथ अन्याय करी, ये एक मामला नहीं है। यह बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियों घोटाला हुआ, 1468 पद निकला था ग्राम विकास अधिकारी का, 27% कोटा के हिसाब से 396 पद ओबीसी को मिलना चाहिए। अब पद मिला कितना, 139, 257 पदों की डकैती। इसी तरह से तमाम भर्तियां हुई। जब मतलब हाईकोर्ट डबल बेंच का जब एक निर्णय आया कि इनके साथ हकमारी हुई है और नई लिस्ट बना करके इनको नियुक्ति दी जाए, तब सारे जो मंत्री थे, चाहे वो राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक, सबने स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद कोई बयान नहीं आया। अब जब सुप्रीम कोर्ट जाता कोई बयान नहीं आया। देखिए, वो बच्चे जब न्याय की मांग करते थे, यही केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इन्होंने कहा कि ये तो जूता चप्पल खाने के हकदार हैं, इन्हें जूता मारा जाना चाहिए। और जब बयान, हाँ, जब निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय का आया, तो इन लोगों ने कहा कि इनके आंदोलन की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है। अनुप्रिया पटेल जो 69,000 शिक्षकों पर उनकी जुबान पर ताला लगा था, मुंह में दही जमी थी, उन्होंने कहा सामाजिक न्याय की जीत है, न्यायपालिका पर भरोसा है। और केशव प्रसाद मौर्य भी बयान जारी करने में जो कभी एक बार भी मुख्यमंत्री से मिला करके, जो अभ्यर्थी ओबीसी के हमारे थे, बार बार वो वार्ता करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, टेबल टॉक करना चाहते थे, अपनी बात उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे, तो केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं थी। लेकिन जब न्यायालय का निर्णय, डबल बेंच का निर्णय आ गया लखनऊ खंडपीठ का, तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि लंबे संघर्षों की ये जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, संविधान की जीत है। और यह बच्चे अभी कहीं संजय निषाद के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटा रहे थे, कहीं केशव प्रसाद मौर्य, कहीं ओम प्रकाश राजभर, कहीं अनुप्रिया पटेल। सुप्रीम कोर्ट चला गया, अब क्या होगा? उसने डबल बेंच, देखिए, हम लोगों को भरोसा है कि जिस तरह से एकल बेंच ने बच्चों के मांग को अंदर खाने डाल दिया था, यानी उनके खिलाफ निर्णय दे दिया था 8 मार्च 2023 को, और डबल बेंच ने उन बच्चों के साथ न्याय किया और साफ तौर पर कहा कि 18,988 पदों की हकमारी हुई है, लूट हुई है। हम लोगों को भरोसा है कि अभी स्टे हो गया है और हमारी पार्टी को भी आगे आना चाहिए। इसमें नहीं, हम अगर पीडीए फार्मूला को लेकर के चल रहे हैं, तो हमें भी अपना पक्ष रखने के लिए, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने मंडल कमीशन के तहत ओबीसी के 27% आरक्षण को बचाने के लिए, जब कोई देश का वकील हमारा मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, 40 जो है सवर्णों ने मुकदमा कायम किया था मंडल कमीशन के विरोध में। लालू प्रसाद यादव जैसे सामाजिक न्याय के महान योद्धा ने किसी तरह राम जेठमलानी जी को मनाकर, जो क्रिमिनल लॉयर थे, उनको खड़ा करके मंडल कमीशन के मुद्दे पर 16 नवंबर 1992 को जीत मिली। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि हमें भी प्रयास करके अपना पक्ष रखने के लिए, जो 18,988 पदों की डकैती की गई है, उसका पक्षकार बनाने के लिए और अपनी बात न्यायालय में रखने के लिए हमें अपने वकीलों को जो है कि वहां पर खड़ा करना चाहिए। और हम लोगों को भरोसा है कि निश्चित रूप से जैसा हाई कोर्ट के डबल बेंच का निर्णय आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय से भी, या जो हमारे ओबीसी एससी के वंचित बच्चे हैं, इनको न्याय मिलेगा। चलिए, तो ये लोटराम साथी जिनका कहना है कि अभी उम्मीद है डबल बेंच के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का भी जो डबल बेंच का निर्णय था, उसी तरीके का बच्चों के हित में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आएगा। न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।